आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 35 प्रश्न यानी 35 प्रश्न। और आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं अपने आप को जांच करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? जी हाँ, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में हुई थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? जी हाँ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो वर्ष 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत बन गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश द्वारा की गई थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई थी? तो अशफाक उल्लाह खां के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की गई थी। किनके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ, हम्पी जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्राचीन गांव है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डैश में स्थित है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी में स्थित है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। और भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक शहर है फतेहपुर सिकरी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? जी हाँ, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है कितनी है? तो 8 है हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और प्लूटो एक बौना ग्रह है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीडियो प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? जी हाँ, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसे हवाओं का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें भारत की, तो भारत को गांवों का देश के रूप में जाना जाता है, ये भी आप याद रखें। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पश्चिम से बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। 10 नंबर प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? जी हाँ, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थित है?
तो गुरुग्राम यानी गुड़गांव में स्थित है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो हरियाणा राज्य में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए 12 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? जी हाँ, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 13 नंबर प्रश्न है, सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था? जी हाँ, सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार निम्नलिखित में से कौन से देश में लागू किया गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार लागू किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यह 30 जनवरी 1985 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था दल बदल विरोधी कानून। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में? यहां से आपका दो प्रश्न कवर हो रहे हैं। अब किस तरह मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए पहले इस प्रश्न का जवाब को जानते हैं। तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें? 40 सीटें। वहीं बात करें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सीटें हैं राज्यसभा की। तो पहला तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40। और दूसरा प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो 16। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर डैश होता है? जी हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ निम्नलिखित में से आमतौर पर क्या होता है? तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष डैश है? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का लेखा वर्ष निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई से जून भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है, जबकि सरकार अप्रैल से मार्च वित्तीय वर्ष का अनुसरण करती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? जी हाँ, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो चिराव कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीलवाद है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीलवाद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी एक सुशीलवाद है, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है क्या है? तो परमाणु संलयन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य और जानवर अपने भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। 22 नंबर प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग निर्भर किस पर नहीं करता है? जी हाँ, वायु में ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।
और बात करें हवा में ध्वनि की गति का तो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 23 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? जी हाँ, इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस कारण से बनता है? तो परकीर्णन और संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न है, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जी हाँ, फ्यूज जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो धारा का तापमान प्रभाव पर काम करते हैं फ्यूज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जी हाँ, प्रोटॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें प्रोटॉन का नाम का, तो रदरफोर्ड ने रखा था। ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? जी हाँ, कंप्यूटर में शब्द यानी वर्ड की लंबाई जो है निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीट में मापी जाती है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। तो अल्फा कणों की खोज किसने की? जी हाँ, अल्फा कणों की खोज निम्नलिखित में से किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की खोज की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान डैश है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का भी आंसर आपको जरूर याद होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और विद्युत ऋणात्मकता का घटते क्रम की अगर बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तारों को बनाने के लिए किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग जो है विद्युत तारों को बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग। जी हाँ, तांबा का जो उपयोग है विद्युत तारों को बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है ये आपको पहचान करके बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पादप जो है स्वपोषी है। और जिसका अर्थ है कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते, वो क्या कहलाते? स्वपोषी कहलाते। 32 नंबर प्रश्न है, बांस को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यानी बांस को किस वर्ग में रखा गया है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बांस को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसे? बांस को। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 33 नंबर प्रश्न है, अनुवंशिकी शब्द किसने दिया? जी हाँ, अनुवंशिकी शब्द किसने दिया या अनुवंशिकी शब्द को किसने गढ़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटसन ने अनुवंशिकी शब्द दिया, गढ़ा था। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जी हाँ, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जनेरियो में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है? तो मधुमक्खी गुंजन पक्षी जो है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं कहीं आपको सिर्फ गुंजन पक्षी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप याद रखिएगा।
डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।